अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, लास्ट लेक्चर आज हमने ये वाला बना लिया है। वो इस तरह से लास्ट किया कि कुछ पास पेपर हमने जो है वो सोचा था कि डिस्कस कर लें मिल के, ठीक है जी। कॉन्सेप्ट्स तो हमारे कॉन्सेप्चुअली हमारा सिलेबस ओवर हो गया था, बाकी छोटी मोटी चीज़ें हैं। इरादा भी है इंशाल्लाह कि आप लोगों को 9-10 तारीख को एक दफ़ा फिर बुला के जो बच्चे हुए तो छोटी मोटी जैसी चीज़ें जैसे काबिल लिमिटेड है या मेरा दिल है वो हमने कॉन्फिडेंशियलिटी को लेके एथिक्स वाले सवाल उसको नहीं किया हुआ, ऐसी कोई कद्दू चीज़ निकल ही आती है, रही हुई होती है, वो इंशाल्लाह फिर मैं डिस्कस कर लूँगा। बता इसलिए रहा हूँ ताकि आप मुझे पकड़ सकें कि जी ये है। अच्छा जी, कल हम ये एग्जांपल कर रहे थे पेज 457 पे, एग्जांपल 6। बड़ी अच्छी एग्जांपल थी, बड़े अच्छे तरीके से हमने इसको किया, लेकिन चूँकि ज़ाहिर बात है जब बिल्कुल एंड वाली चीज़ आती है तो आप लोग कैसे हो जाते हैं आपको पता ही है। फिर शाम भी बहुत हो गई थी, लोगों को सीधी सीधी बातें समझ भी नहीं आ रही थी यहाँ पे क्लास में। खैर पॉइंट 2 था। पॉइंट 2 के अंदर हमने कहा था कि अगर कस्टमर डिफ़ॉल्ट करता है तो एंटिटी कस्टमर को कह सकती है कि नहीं तुम पूरा परफॉर्म करो, ठीक है, या एंटिटी कह सकती है कि ठीक है तुम कैंसिल कर दो, और उसके बाद मुझे एसेट वापस कर दो इन एक्सचेंज फॉर द एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन। जो एसेट था कंप्लीट भी हो सकता है, और पेनल्टी भी दो ऑफ अ प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये हमने कहा था कि जी अगर सिर्फ ये वाली बात देखें ना, ये वाली बात जो दूसरी तीसरी लाइन में है, तो ये तो गड़बड़ है। लेकिन चूंकि यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है कि वो चाहें तो परफॉर्म करवाएं, चाहें तो निकल जाएं, तो निकलने में नुकसान होता है ना, तो कंपनी फिर परफॉर्म ही करवा लेती है क्योंकि ऑप्शन जो है। इसलिए हमने कहा था कि ये सोल्यूशन सेम ही रहेगा, इसको हम ओवर टाइम ही समझेंगे। शायद लिखा भी ऐसा ही हुआ था, मैंने पढ़ाया था आपको जाकर, ठीक है ना। यहाँ कहीं ये दो एंटिटी could cancel the contract. Entity has a right to payment for performance completed because entity could also choose to enforce its right to full payment under the contract. Therefore, entity performance is satisfied over time. हालांकि बीच में ऑप्शन है वह निकलने का, लेकिन ये ऑप्शन भी तो है कि पूरा करवाएं, तो वो बुरे ऑप्शन की तरफ क्यों जाएंगे, इसलिए, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने किया था। अच्छा, अब एक छोटी सी चीज़ और, ये तो हो गया ना सेम सोल्यूशन सेम एज, इतना भी नहीं लिखने दिया कल आपने जाते जाते। अब ये कल वाला काम थोड़ा सा सेम एज 1, ठीक है जी। अच्छा, एक तीसरी सिचुएशन मैं बनाता हूँ आपके साथ, और वो तीसरी सिचुएशन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट अलाउ एंटिटी यानी सेलर टू डायरेक्ट यूज टू अनदर कस्टमर। यानी अगर इसमें यहाँ पे लिखा होता है, अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है जी कस्टमर पेज 10% नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट। अच्छा, ये नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट कभी इनकम नहीं बनानी, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक केस था, नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट है, कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ है और कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाए तब, वरना नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट जो होता है वो लाइबिलिटी होता है, हम यही देखते हैं। ऐसी बार बात जहन में आ गई। अच्छा, कस्टमर विल मेक प्रोग्रेस पेमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट हैज सब्सटेंटिव term that precludes stop the entity from being able to direct the unit to another customer। अगर ये ना हो तो फिर अच्छा, अब फिर क्या करेंगे, फिर 1 जनवरी 2008 पर एंट्री होगी कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। कितने से जी, 300 था ना, ठीक है जी, 3000 तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट था। उसके बाद 31 दिसंबर 8 आएगा कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, कितना, और रेवेन्यू कितना बुक करें, क्यों, क्योंकि देखो ना, रेजिडेंशियल प्लॉट था, रेजिडेंशियल फ्लैट बन रहा था। पहली शर्त साइमल्टेनियसली वाली भी नहीं थी, दूसरी शर्त हमारी प्रेमिसेस पे भी, हमारी लैंड पे भी नहीं था कि साथ साथ बनता जा रहा है और हमें कंट्रोल ट्रांसफ़र हो रहा है। तीसरा बड़ी मुश्किल उसके कर करा के हमने कहा था कि जी ये कस्टमर ने कहा है कि मत दो किसी को, ठीक है, और
राइट टू पेमेंट भी उसका है टिल डेट वाला, ठीक है ना। तो इसलिए ये ओवर टाइम, जब वही ख़त्म होगी बात, जब कस्टमर ने, पहले दो तो थे नहीं, तीसरे में जब इसके पास अल्टरनेटिव यूज़ भी आ जाए, ये किसी और को दे भी सके, तो फिर तो कहानी ख़त्म हो गई। ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होनी है इन टाइम, तो जब इन टाइम होनी है तो फिर रेवेन्यू भी एक ही बार रिकॉर्ड होना है जब पूरी हो जाएगी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। और वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है, ओवर टाइम है ही नहीं, वो क्या है, घर, वो फ्लैट, वो घर जो भी है वो पूरा करके देना, ठीक है। इसलिए 31 दिसंबर 8 पर कुछ भी नहीं किया और 31 दिसंबर 9 पर अब फिर कैश आया, ठीक है जी। और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी ये बाद में देखते हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो 100%, सारे का सारा रेवेन्यू 3000। अब मेरे बच्चों कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कितने से डेबिट करनी है, 1650। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बन कैसे गई थी, ये 300 पड़ा था, ये भी तो ऐड हो गया, तो सुकून से 1650 इधर डाल दो, सल्लल्लाहु खैर सल्ला। ये भी एक सिचुएशन हमने बनाई, इसके अंदर तीसरी सिचुएशन डाल दी हमने, ठीक है ना। ये सिचुएशन नंबर 1 थी, ये 2 थी और ये हमने अब 3 डाल, ठीक है भाई। इधर हमने एक बात कर ली है भाई, इधर आपके आने से पहले अब पास पेपर 14 ओपन कर लें आप लोग जैसे, ठीक है। हटा लूँ इसको, पिक्चर लेनी है तो जल्दी से ले लूँ। मैं भाई का इंतज़ार कर रहा था, मैंने कहा कह रहे थे मैंने लाजमी आना है तो पास पेपर्स, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, अभी अपलोड होगी ना तो पहले वाले 5-7, वैसे थी आसान बात ही, लेकिन एक बात बीच में ऐड की। वैसे तो आप अगर ये तस्वीर खींचिए पढ़ लोगे तब भी समझ आ जाएगी। पास है 14 का कोई सफ़ा बता दे अल्लाह का बंदा। लो जी, हमने क्या करना है ज़रा ये भी बता दो। पास पेपर 14 करना है हमने इंशाल्लाह, 13 करना है हमने, 12 करना है हमने, बस उसके बाद कोई एक दो एग्जांपल्स कर लेंगे, तो इतना सा काम है, ठीक है। ओके, सुबह का टाइम है, बरकत वाला वक्त होता है, हदीस के अंदर इसका मफ़हूम है मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में जो है वो बरकत रखी गई है, तो इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा काम, टेंशन नहीं लेनी जी। मार्च 23 वाला सवाल, रिसेंट वाला आ जाए। फ्लोरीन लिमिटेड, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ शिप्स, हैज़ एंटर्ड इनटू फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 22। ये हमारा रिसेंट सवाल है, ठीक है। आपको बताया भी था आपको कि आसान भी आया था, थोड़े नंबर्स का भी है, तो इस दफ़ा एक्सपेक्ट करें। तो ये जो एक इजाफी क्लास, उस्ताद की भी अपनी रिस्क असेसमेंट चल रही होती है ना, ये जो इजाफी क्लास कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं कि चलो थोड़ा सा पास पेपर्स और कर लें, ठीक है। अच्छा जी, डिस्काउंट रेट 15% पर एनम है जहाँ कहीं रिक्वायर हो, ठीक है जी। पॉइंट 3 पहले पढ़ते हैं। ऑन यकम नवंबर 22, ईयर एंड क्या है जी, 31 दिसंबर 22, ठीक है जी। ऑन यकम नवंबर 22, दानिश है वो छोटा चार्जर निकाल देना इसका। FL सोल्ड अ लग्जरी याcht, मतलब वो शिप टाइप ही होती है, ठीक है ना, उस पर बंदे जो है वो समंदर में सैर करते हैं। तो एक लग्जरी याcht उन्होंने गामे को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया है, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट किया है बेचने का और बेच भी दी है, सोल्ड, ऐसा ही है। अब बोलो, अब बोल दे नहीं, मुझे ये लगाने तक तो बोल लो मेरे जी। तो 100 million for rupees 100 million on cash. FL also provided Gamma with a rupees 5 million डिस्काउंट वाउचर। भाईजान उसने डिस्काउंट वाउचर आपसे निकलवाया नहीं है, कितना अच्छा है ना, पेपर के अंदर उसने ये निकाल के दे दिया आपको डिस्काउंट वाउचर। तो ये दूसरी दफ़ा आ गई डिस्काउंट वाउचर की कहानी, ठीक है, 2 दफ़ा आ चुकी है। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि लॉयल्टी प्रोग्राम की तैयारी अच्छे से पकड़ लो, हो सकता है वो टेस्ट कर ही ले इस दफ़ा। फॉर एनी इंटीरियर डिज़ाइन वर्क FL also provides GL with 5 million डिस्काउंट वाउचर। किस लिए ये डिस्काउंट वाउचर, ताकि फ्यूचर में आप आएँ तो आपको जो है वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग हम इस याच में कर देंगे, ठीक है जी। तो फॉर एनी इंटीरियर डिज़ाइनिंग वर्क ऑन याच विद इन 6 months देयर इज़ 80% likelihood that GL will award the work for
ZGL विल अवॉर्ड द वर्क फॉर इंटीरियर डिज़ाइन विद इन 6 मंथ एंड विल अवेल द डिस्काउंट। ठीक है जी, फुल स्टॉप उधर होना चाहिए था, पता नहीं कहाँ गया। वो कह रहा है कि हमारे 80% चांस है कि GL जो है, गामा जो है, वो हमें ये वर्क अवॉर्ड करेगा फ्यूचर में। ठीक है, अच्छा। हाउएवर, ये हाउएवर को बाद में देखते हैं, इसको बाद में देखते हैं। ठीक है, ईयर एंड पे जाके देखेंगे क्या हुआ। फिलहाल तो कॉन्ट्रैक्ट की वो कह रहे हैं जनरल एंट्रीज करो इस इन्फॉर्मेशन को देख के, तो कॉन्ट्रैक्ट के स्टार्ट पे भी तो एंट्री करनी है ना, उसके बाद फिर देखते हैं ईयर एंड पे क्या हुआ। ठीक है, ये ज़रा थोड़ी देर के लिए सब्र कर दें। FL नॉर्मली सेल्स लग्जरी याच फॉर 100 मिलियन विदाउट एनी डिस्काउंट वाउचर फॉर इंटीरियर डिज़ाइन वर्क। वही भाई आपकी मशहूर ज़माना वर्किंग है, याच है और डिज़ाइन है, ये दो काम करने हैं। बोलो। अच्छा, अब स्टैंड अलोन प्राइस और ट्रांजैक्शन प्राइस, याद है तरतीब? याद है तरतीब? क्या तरतीब थी? ये 100 और ये भी 100। पहले तो ये बात ये ज़हन में रख लो, ठीक है ना, कि ये इस तरह से करना है। ये डिस्काउंट वाउचर भी ऐसे ही है, और आपको बताया था कि कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम में भी ऐसे ही होता है। जो चीज़ है बस उस चीज़ की प्राइस होती है और वही ट्रांजैक्शन प्राइस बन जाती है। ठीक है, अब सवाल के अंदर मिसिंग क्या है? इंटीरियर डिज़ाइन का डिस्काउंट वाउचर। ठीक है, तो इंटीरियर डिज़ाइन के डिस्काउंट वाउचर की उन्होंने वैल्यू कितनी बताई है और चांस है कि वो आएंगे? बोलो। 4, ये हो गया 104। बताओ। सर ये 96.2 3.8। जी बच्चों, अब क्या करना है? अगला काम नहीं, पहले इसको काटना है। ठीक है, उसके बाद 1 नवंबर पे आप जो कह रहे हैं वो भी कर लेते हैं। ठीक है, 1 नवंबर पे बोलें जी, एंट्री बोलें, एंट्री बोलें। हाँ, पैसे उसने दे दिए हैं, चीज़ें हमने डिलीवर कर दी हैं, तो कैश डेबिट कितने से? 100 से। रेवेन्यू यास्ट का क्रेडिट कितने से? और 96.2 से। और जी हाँ, और कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ आपको इस तसल्ली के लिए तो बुलाया है कि आ तो जाओ, आसान है इंशाल्लाह सब कुछ। 3.8। ठीक है जी, लें जी, ये तो होगी कहानी ख़त्म। अब अगली बात, इन केस FL के पास GL साहब आ जाते, इन केस GL, वालेकुम सलाम, GL आ जाता और हमें इंटीरियर डिज़ाइनिंग करके देनी पड़ती और हमारा डिस्काउंट वाउचर रिडीम हो जाता, तो क्या एंट्री होती? अगर 31 दिसंबर पे वो आ जाता। नहीं आया, मुझे पता है, नहीं, ज़रा वो भी कर लेना, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और, ठीक है ना, सही है। लेकिन ये क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उसने ये लाइन लिखी, जो हाउएवर नो इंटीरियर डिज़ाइन वर्क वाज अवॉर्डेड टिल 31 दिसंबर 2022। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास ऐड कर लें, अपने लिए ऐड कर लें, क्योंकि डिस्काउंट वाउचर रिडीम नहीं हुआ, इसलिए ईयर एंड पर कोई एंट्री नहीं है और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी अभी भी है। देखो ना कितने अरसे के लिए उन्होंने दिया हुआ है, विद इन 6 मंथ्स। अब नवंबर दिसंबर 2 गुजरे, 4 महीने तो बाकी है ना, अभी आ तो सकता है ना। ये तो नहीं ईयर एंड आ गया तो चलो जी रिवर्स कर दो, नहीं, अभी टाइम है। ठीक है, सही हो गया जी। किसकी? हाँ, तो बस फिर ये लायबिलिटी डेबिट करके रेवेन्यू क्रेडिट कर दो। ठीक है, ओके, डन। और अगर अंदाज़े से ज़्यादा डिस्काउंट ले जाता है आके, थोड़ा 80% भी तो किया हुआ था ना, थोड़ा सा बढ़ जाता है तो फिर क्या है, और बढ़ा दो, और बढ़ा दो जी। 1 पे आ जाओ, 3 इज़ डन, कम टू 1। ऑन 1 जनवरी 22, ये एक के जवाब नीचे कर दिए, एक का जवाब ऊपर कर देते हैं, दरम्यान वाले को बोर्ड पे कर लेंगे। ठीक है, ओके। ऑन 1 जनवरी 22 FL एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अल्फा लिमिटेड। अच्छा, ज़रा खुद पढ़ें, आ गया पर्चे में, ज़रा ऐसे ही ज़रा 10 से 15 सेकंड लगा, चलें 30 सेकंड लें और ख़ुद पढ़ें। जी बच्चों,
कुछ समझ में आती है थोड़ी बहुत तो बीच में लोगों को बरकत के लिए कोई इक्का दुक्का चीज़ होती ही है। कहता है ऑन यकम जनवरी 22 FL entered into a contract with Alpha to construct a cruise ship for 400 million to be delivered on 31 December 23, that is the date on which control of ship would be transferred to AL। ये उसने खुद क्लियरली बता दिया कि ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन टाइम है। वैसे हम खुद भी जज कर लेते हैं, अब तो हम इतने इसमें हो गए एक्सपर्ट उन 3 पॉइंट्स में, क्योंकि ये क्रूज शिप बनाकर देनी है। ये कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है कि वो लेता जा रहा है, कंज्यूम भी करता जा रहा है, ना ही उसके घर बैठ के उसके समुंदर में बैठ के ये होता है ना, उसके बीच में बैठ के ये बना रहे हैं, ठीक है। और ना ही अगली वो बात है कि इसका कोई अल्टरनेट, ऐसी कोई बात लिखी ना हो तो खुद से तो नहीं ना अज्यूम करने लग जाते, ठीक है ना, नॉर्मली चीज़ें अज्यूम करेंगे, ठीक है। तो ये तीनों शर्तों में से कुछ भी नहीं था और उसने खुद भी कह दिया कि हमने 31 दिसंबर 23 पे यानी 2 साल बाद उसको कंट्रोल ट्रांसफ़र करना है। एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट 90% ऑफ द एग्रीड अमाउंट वॉज पेड बाय AL एंड बैलेंस विल बी पेड ऑन डिलीवरी। अच्छा, वो बैलेंस बस ऐसे ही जो रख लेते होते हैं कि बाद में यार मैं देखूंगा चीज़ सही है भी नहीं है, तो एडवांस वाला ही सवाल, ठीक है, एडवांस वाला है। आज कैश आ गया है और 90 को लेके चलेंगे, बाकी देख लेते हैं। लेकिन वैसे सवाल कौन सा बन रहा है, एडवांस वाला। तो एडवांस वाले सवाल में कैश पहले आता है, सेल बाद में आती है, और सेल को हम हाँ वो अल्फाज बोलो जो बोला करते हैं ताकि याद रहे, उसको फ्यूचर वैल्यू में बुक करते हैं और हम पहले ही कैलकुलेट करके उसको साइड पे रख लेते थे, ठीक है ना। चलो अब आगे कहता है टिल 31 दिसंबर 22 ओनली 40% ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप वॉज कम्प्लीटेड एट अ कॉस्ट ऑफ 150। इसका क्या करें, बस मैक्सिमम इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट कर सकते हैं, बाकी ये धोखा है, इसके कहीं रेवेन्यू रिकॉर्ड ना करने लग जाना। ओ सर उसने सवाल के अंदर कहा था 40%, हमने भी 400 मिलियन का 40% इनकम बना दिया, बंदा कान के नीचे दे रख के। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होगी तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे, 5वीं शर्त, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। अब सबसे पहला स्टेप क्या करते होते हैं जी, सेल बुक कर लेते हैं, रिकॉर्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सेल कैलकुलेट करें जी, सेल कैलकुलेट हो रही है जी। आज कितने आ गए, 400 नहीं, 400 का 90% कितना बनता है जी, 300। कोई एक बात बता दो, 360 कर लूँ या 20 करूँ या क्या करूँ। अच्छा 360 रुपये आज आए हैं, इसको फ्यूचर पे ले जाएं, 1.15 था ना एंड पे लाइन लिखी, +2, ठीक है जी, +2। लेकिन इधर ही 40 रुपये ऐड भी कर दो, क्यों, इनको कहीं नहीं लेके जाना। ये देखो इसको 2 साल आगे ले जाओ और ये 2 साल आगे ही पड़ा है, नहीं समझ आई। जैसे मिसाल के तौर पे आज गुड्स बेची हैं, 2 साल बाद पैसे आने हैं, तो हम क्या कहते थे, कैश तो लॉक्ड होता है ना। आज प्रेजेंट वैल्यू पे सेल बुक करो, फिर इस डेटर को ग्रो करो, इनकम बुक करते जाओ और ग्रो करते करते कैश के बराबर हो जाए, कैश अपनी जगह होता था। तो ये 40 बीच में, तो ये थोड़ी सी फनकारी थी इसमें, हल्की सी यार कोई नहीं, यहाँ पे 1 नंबर कट जाएगा, बाकी 3 नंबर अगर उसके हैं तो वो मिल जाएंगे। आपकी डबल एंट्री है ना, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट सेल क्रेडिट, आपने सेल क्रेडिट कर दिया ना, 1 नंबर की एंट्री आधा आपको मिलेगा। इसलिए जो समझ में आए वो करते रहना है, ये जहन में रखिएगा बात। पर्चा पास करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको सबसे पहले तो ये नज़र आ ही जाता है ना, अब तो इतनी प्रैक्टिस हो गई कि यार रेवेन्यू इस दिन रिकॉर्ड करना है, तो वो पहले लिख लो, वो नंबर मुफ्त के मिल गए, ठीक है। चलें जी आंसर बताएं, 516 ये निकाल के आपने साइड पे रख लिया, इसको करना कुछ नहीं है। वापस अपने सवाल पे आ जाते हैं जी। डेट, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग आए तो यही करते हैं ना, डिस्क्रिप्शन और एडवांस। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, बड़े हो गए अब तो, अभी भी गुंजाइश है बड़े होने में। यकम जनवरी 22 पर कैश आ गया या गुड्स चली गई हैं, कैश, तभी तो एडवांस है जी। इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालें, कैश आज भी यहीं पर इतने का है, ठीक है। फिर जी 31 दिसंबर, अच्छा अब इंटरेस्ट, अब बड़े हो गए ना, बस काफ़ी होगी, ठीक है ना। इंटरेस्ट एक्सपेंस, हाँ मैं ये कहने लगा हूँ कि बस ठीक है, वक्त बचा लो, कितना 54। कोई पैसे आए हैं साथ साथ, नहीं आए जी, 414, कोई नहीं, कैरिंग अमाउंट हम नहीं लिखते।
अच्छा वैसे तो बस कहानी ख़त्म है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए ज़रा बीच में 40 आ गया ना, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। एक पूरा कर लेते हैं कॉन्टेंट, फिर उसके बाद मैं काट दूंगा ऐसे कि ये रिक्वायर्ड नहीं था, ठीक है जी। इंटरेस्ट एक्सपेंस अब एक बार लिख दिया तो ये दोबारा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, @15, ये टाइम बचाते जा रहे हैं हम, ठीक है। लेकिन चलो इतना लिख लो, फिर आपने बाद में ढूंढते होने 62 और साथ ही इस दिन हाँ इनफ्लो कैश डेबिट, ये लाइबिलिटी एडवांस क्रेडिट लिख दो, कोई मसला नहीं, इसी दिन भी आ रहा है तो 40। और उसके बाद अगला काम क्या करते थे, 516 पर यानी कि फ्यूचर वैल्यू पर हम सेल बुक करते थे। कुछ बदला तो नहीं हमने, बोलो। अच्छा बताओ, अल्लाह करे ज़ीरो हो जाए, हो गया ज़ीरो, ठीक है। अब इसकी एंट्री देखिए, कैश डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, कैश डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इससे नीचे वर्किंग करनी नहीं थी, ठीक है जी, ओके। ये रिक्वायर्ड नहीं था वैसे, लेकिन तरीका भी तो देख लेना, इस तरह का सवाल जो है मज़े का था, ठीक है। तो कैश पहले था, कल डिस्काउंटिंग के केसेस बनाए थे ना, और याद है डिस्काउंटिंग के केसेस बनाए थे, तो मैंने कहा था अगर कैश पहले आ गया है और डिलीवरी बाद में हो रही है तो ये कौन सा केस होता है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। तो दिमाग के अंदर वो किस सफ़े ना, एक सफ़े के ऊपर बना के कभी वो रख लेना, ऐसे हर रिवीजन के अंदर ऐसे नज़र डाल दी। उस पर 5 केसेस थे, जिनमें 2 कैश सेल्स थी, सर्विस की और गुड्स की, और बाकी क्रेडिट सेल्स थी या एडवांस का केस था, ठीक है। अच्छा हाँ, वो भाई ने जो बात की थी, वो बात अगर पता नहीं उसने की हुई है या नहीं की हुई है, एंट्री मुझे नहीं पता, लेकिन देखो चूंकि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन टाइम सेटिस्फाई हो रही है, तो हमने कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं किया 400 मिलियन में से इतने %, ऐसा ही है ना। इसीलिए रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं हुआ तो कॉस्ट भी रिकॉर्ड नहीं। अगर ये लेट से परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर टाइम होती तो हम 400 मिलियन का कितने % काम है, कोई काम कितना किया, हाँ 40%, तो हम 400 मिलियन का 40% रेवेन्यू रिकॉर्ड करते, और फिर अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड होता तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू भी रिकॉर्ड होता, ठीक है। लेकिन उसने परेशान करने के लिए तो ये बात दे दी थी, उसने क्या कहा हुआ है, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड अबव इन्फॉर्मेशन। पता नहीं अब उसने सोल्यूशन में, मैंने नहीं ये नज़र नहीं डाली वैसे, या डाली है तो जहन में नहीं आ रही, लेकिन इस 150 की उसने एंट्री की या नहीं की है, हम लोग इसकी कर लिया करेंगे। इन्वेंट्री डेबिट, ये वो एंट्री है जो आपको ऊपर पहले करवाई जाती थी, देखो ना, आपको कहा जाता था सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, सेल की एंट्री करो कैश डेबिट सेल क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल की कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू की एंट्री करो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, और एक पहली एंट्री जेन में रखो अगर नहीं करनी तो, या कर लो। वो क्या है, इन्वेंट्री आई भी तो थी जो कॉस्ट ऑफ सेल बनी है, याद आ रहा है या लिख के दोबारा बताऊँ, सेल लेस कॉस्ट रेवेन्यू लेस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, ऐसी तरह करते थे ना, रेवेन्यू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू और प्रॉफिट आ जाता था, ठीक है ना। लेट से हम कहते थे जी, लेट से क्या बेसिकली आज ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो हम कहते थे जी इसकी एंट्री करो कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट, और इसकी एंट्री करो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, और फिर ब्लू मार्कर से ऊपर कहता था आपको एक एंट्री इधर कर लो, इन्वेंट्री आई भी तो थी, इन्वेंट्री डेबिट, तो ये इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट वाली एंट्री पता नहीं, देखो की हुई है उसने सोल्यूशन में, की हुई है, हाँ चलो अच्छी बात, ठीक है जी। तो ये टोटल एंट्रीज थी, 1 2 और ये 3, डन जी। ये अलग बात है कि यहाँ पे 0 है, रेवेन्यू कोई नहीं रिकॉर्ड किया हमने, ठीक है। ओ नो, ओ नो, यार दरमियान वाला सवाल पढ़ो, मैं ज़रा ढूंढ लूँ इसको वापस जाके, एक ही रह गया ना बीच वाला, पढ़ो।
आज तो थोड़ी देर के लिए बुलाया था यार, फिर भी लेट हो गए अब। जी बच्चों, चलें आगे, पढ़े चले, पढ़, आप पढ़ लें, मेरी खैर है आप पढ़ें। अच्छा लग रहा है ना अभी इस वक्त, ज़्यादा अच्छी चीज़ें समझ आ रही हैं। ये कॉन्फिडेंस, हालांकि मसला क्या था, मुझे थोड़ी सी और आपको थोड़ी सी तकलीफ़ एक्स्ट्रा करनी पड़ी आज, कि सुबह स्पेशल उठ के आना पड़ा। हमने क्या करना था, मगरिब पढ़ के वापस आना था, और यही 1.5 घंटे में होने वाला काम तकरीबन हमने 3 घंटे में करना था। और खौफ अलग तारी हो जाना था, यार समझ तो आती कुछ नहीं है, यार पता नहीं आए। अब वही आप पढ़ के कल के गए हुए हैं, अभी आप पढ़ रहे हैं, अब ये 9 नंबर के सवाल में से 6 नंबर आपके हो चुके हैं, और बहुत इजीली हुए हैं। और ये इजी भी था सवाल, इसलिए कि इसने रेक्टिफाइंग एंट्री नहीं मांगी थी। चल ऑन 1 अप्रैल कुछ जहन में आ रहा है कि कोई होता हुआ है, कोई बात पढ़ के ये समझ लगती है कि हाँ इस पे हाथ पाँव मारे जा सकते हैं, ऐसी बातें हमने पढ़ी हुई हैं कॉन्सेप्चुअली। अगर हम कह रहे हैं IFRS 15 सारा ओवर है, तो सवाल होना तो उसी में से ही चाहिए, उसमें कोई इस तरह की बेवकूफ़ी गड़बड़े हो जाए हमसे तो अलग बात है। वो 40 उधर ही ऐड कर देता है, इस तरह गलती हो जाती है छोटी मोटी, उससे फिर ना ये पास फेल कराने वाली नहीं होती। पास फेल कराने वाली बात ये होती है, पता ही को नहीं है कैश इधर आया और ये लाइबिलिटी बनती है और ये इंटरेस्ट है, ये पास फेल करवाती है। 40 ऐड नहीं किया है, 40 ऐड किया, ये जिसको क्लिक हो जाए वो मतलब 100% मार्क्स वाले की तरफ चल पड़ता है उस सवाल में, जिसका ना हो वो 70-80% पे वो भी फिर रहा था। तो ये चीज़ कभी भी फेल नहीं करवाती, ये जहन में रख के पर्चे में जाना, ठीक है। अच्छा, ऑन 1 अप्रैल 22 FL entered into a contract with Beta to sell 3 fishing boats for 50 million per boat. ठीक है जी। As per contract, if BL purchases more than 6 boats before 31 December, FL will retrospectively reduce the price to 48 million per boat. हाँ भाई, ये भी पढ़ा, कॉन्सेप्ट तो पढ़ा हुआ है हमने। अच्छा, at the inception of contract, FL expected that BL would meet the threshold, तो फिर 48 पे रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। अच्छा, अगली बात, ऑन यकम नवंबर, बड़ी शरारतें करता है ICAP, देखो ना आप, ऑन यकम नवंबर, अच्छा कितने महीने कहे थे, वो तो उसने 31 दिसंबर तक कहा है ना, ठीक है, यानी कि 8 महीने बनते हैं। और अभी वो 31 दिसंबर से पहले खड़ा है, और 31 दिसंबर से पहले खड़ा है, और यकम नवंबर पे आकर उसने 2 और बोट्स ऑर्डर कर दी। पहले कितनी की थी, नहीं 3 का तो हाँ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है 3 था, और हमने क्या कहा उसको, अगर 6 से ऊपर जाओगे तो फिर तुम्हें हम माफ़ करेंगे। इसका मतलब अभी उम्मीद में तो कोई चेंज उसने नहीं कहा कि हमारी इस एक्सपेक्टेशन में कोई चेंज आई है, क्या ख्याल है, एक्सपेक्टेशन में चेंज अभी तक नहीं आई है। माना कि अभी डिस्काउंट दे नहीं दोगे उसको, लेकिन बुक अभी भी सेल रेवेन्यू किस पे करोगे, 48 पे, 4.8 है 48, हाँ 48, 48 पे, ठीक है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन तो ये है ना कि वो आ जाएगा। फिर ईयर एंड पे जाके क्योंकि ईयर एंड भी हो गया है, ईयर एंड भी हो गया है, तो अगली बार डिस्पाइट FL's एक्सपेक्टेशन नो फर्दर ऑर्डर वाज प्लेस्ड बाय BL टिल 31 दिसंबर। हाँ जी, तो कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट पहले कर दोगे, क्यों कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, क्योंकि वो कह रहा है हमने फॉर 50 मिलियन पर बोट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल। अब कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट किस दिन, 1 अप्रैल को, ठीक है। द अमाउंट वाज रिसीव्ड बट बोट्स वर डिलीवर्ड ऑन 1 मई, तो 1 मई को सिंपल मतलब मुफ्त वाले नंबरों वाली ने, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट। अच्छा, अब इस एडजस्टमेंट में भी किसी ने बहुत बड़ी ही चवल मारी, और उसने क्या किया, कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट। एक बात कर रहा हूँ, अलग अलग डेट पे लिख दिया, थोड़ा सा कैश के नंबर मिल गए, उसमें से रेवेन्यू के मिल गए, ठीक है ना। मैं वही कह रहा हूँ कि एंट्री के अंदर जिस एंड को सही कर जाओगे वो मार्क्स देगा, डरना बिल्कुल नहीं है, पूरी एंट्री होगी तो मैं करूँगा। हो जाता है कभी कभी सवाल गड़बड़, जो समझ में आए वो लिखो, कैश का आना जाना तो नज़र आ ही रहा होता है ना, वो लिख दो, फिर इतना तो याद रह ही गया है। अब मुश्किल से मुश्किल केस ही वही है भाई, वो 3 केसेस को समझना, आप समझ गए आप लोग, तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होने का पता लग ही जाता है, जिस दिन हो रही हो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो, कुछ ना कुछ नंबर मिल जाते होते हैं मुश्किल से मुश्किल सवाल में भी। खैर सवाल आपके सामने पेशे खिदमत है, आपका सवाल है, पास पेपर का सवाल है जी। तो उसके बाद फिर यकम नवंबर को नया ऑर्डर आएगा। अब वो पैसे कोई नहीं दे रहा, सेम प्राइस पर है, लेकिन पेमेंट जो है वो कह रहा है अब 23 में करूँगा। तो रिसीवेबल बुक कर लें, क्योंकि कोई कंडीशन अटैच नहीं है भाई इसके साथ। देखो मैंने कहा था आपको, वो एक टेबल बना के भी दिया था
कि कंडीशन का वेट है तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट, सिर्फ वक्त गुजरने का इंतजार कर रहे हो तो फिर तो रिसीवेबल है, रिसीवेबल नॉन अनकंडीशनल राइट, ठीक है। और फिर एंड में जाकर आपने कहना है ओहो वो तो आया नहीं है, ठीक है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी आपने बुक की हुई थी अपने तौर पे उसको रेवेन्यू बना लेंगे, ठीक है। चलें अब इसकी जगह इधर है क्योंकि ऊपर नीचे सवाल पड़े थे, थोड़ा सा वैसे भी बोर्ड भी यूज़ कर लेना, अब ज़रा जाग भी जाएं आप लोग जी। यकम अप्रैल 2000 भी बता दो कौन सा, 22 जी। बच्चों क्या किया जी इसने, कैश रिसीव किया, लेकिन आज कोई भी शिप इन्होंने ट्रांसफ़र नहीं की, लेकिन 3 शिप्स के पैसे आ गए हर एक का, हाँ 48 नहीं, पैसे तो अभी पूरे लेने हैं। उसे कहा हुआ है कि भाईजान रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करेंगे, बाद में वापस कर देंगे, वापस करेंगे या आखिरी सेल में एडजस्ट कर देंगे, वो तो हमारा मसला है ना। उसको पैसे वापस करना या उसके आने वाले पैसे कम कर देना, बात तो एक ही होती है, ठीक है। अभी पूरे पैसे लिए, ठीक है जी। जी 150 और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी आज सारी की सारी है, उसकी वजह क्या है, अभी कोई शिप डिलीवर नहीं हुई। और फिर यकम मई को तो यकम मई 2022 को शिफ्ट डिलीवर कर दी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, क्योंकि ये पॉइंट इन टाइम हमने डिसाइड किया है ना, ये ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होने, तो जैसे ही वो कंट्रोल ट्रांसफ़र करो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो। मतलब इतना आसान सवाल भी हो सकता है सर, वो मुश्किल भी तो होते हैं ना। अच्छा पर्चा बैलेंस होता है, फिर अगर कोई मतलब ये सवाल यहीं पे कुछ सवाल करते हो मुश्किल लगे आपको, यार इस टॉपिक में से बहुत मुश्किल आता है, ओ भाई ये सारे टॉपिक के सारे सवाल इकट्ठे हैं, पेपर बैलेंस होता है। अब कोई एक टॉपिक किसी दफ़ा शामत होती है उसकी वो मुश्किल आ जाता है, तो दूसरे आसान भी पड़े होते हैं। पर्चा पास करने के लिए सारे तो ऐसे नहीं आ जाते, 100 में 50 नंबर, हर सवाल आधा सही करो बस, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अच्छा जी उसके बाद आगे बढ़े, अगला ऑर्डर जी। ओह सॉरी मैं भूल गया, डिस्काउंट वाली बात तो भूल ही गया मैं। वो उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है भाई, इधर लाएं, एक्सपेक्टेड दैट वीएल वुड मीट, हाँ तो रेवेन्यू रिकॉर्ड किस पे करेंगे, वेरी गुड जी। तो फिर बाकी 6 कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी पूरा 150 से क्यों डेबिट करवाया आपने, तो आप बताएं ना फिर कि अभी तक कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में से सिर्फ 144 निकला सर, क्योंकि हमने डिस्काउंट देना है, हमारी एक्सपेक्टेशन है, वो 6 वैसे ही पड़ा है, दोबारा से कोई लायबिलिटी बुक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया, वो यकम नवंबर को आया। अच्छा जी यकम नवंबर को फिर कैश आ गया, कोई कंडीशन लगी हुई है। अच्छा चलो ये मुश्किल बात है, ये मुश्किल बात है, रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लें। क्यों रेवेन्यू क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो, रेवेन्यू क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो, क्योंकि कंट्रोल इस दिन ट्रांसफ़र हो गया। देखो यकम नंबर BL परचेज 2 एडिशनल बोर्ड्स फॉर विच पेमेंट वाज मेड। अब परचेज 2 एडिशनल बोर्ड्स के आगे नहीं लिखा और डिलीवरी डेट अलग है, तो इसका मतलब फिर इसी दिन पे है, तो इसी दिन कितनी 2 है, 48 क्यों यार, अभी टाइम रहता है, हो सकता है 31 दिसंबर तक आ जाए। यकम नवंबर में तो ये एंट्री की होगी ना, 31 दिसंबर में जाके फिर कर लेंगे रिवर्स, ठीक है। हमने तो सवाल की एंट्रीज करनी है ना, हम वो तो सवाल बाद में देखते हैं। अच्छा ईयर एंड हो गया तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आप बेशक जो मर्जी करते हो, जब बना रहे हो एक्चुअली में हम तो पूरी ट्रांजैक्शन की एंट्रीज कर रहे हैं कि यहाँ ईयर एंड हो, यहाँ हो, हमें पता हो कि किस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है, ठीक है ना। तो ये नहीं कहना सर ईयर एंड पे तो ख़त्म हो ही गया, तो ये काम करते नहीं है इस तरह से। हम एक्चुअल वाली एंट्रीज क्यों नहीं कर रहे भाई, हम ट्रांजैक्शन की एंट्रीज करके दे रहे हैं, ये तो कहीं भी एंड हो सकता है ना। पूरी बात उसने कहा है कि ये ऊपर वाली जो ट्रांजैक्शन है उसकी एंट्री करो, तो कर रहे हैं, ठीक है जी। 48 96। अच्छा अगली बात, अब कोई कंडीशन है इसके साथ लगी हुई वक्त गुजरने के अलावा नहीं, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट एसेट नहीं, रिसीवेबल, कैश नहीं आया। क्यों जी 98 नहीं होगा, नहीं, हम पैसे लेने की बारी उसको कहते हैं भाईजान पहले थ्रेश होल्ड मीट करें, ठीक है। तो फिर 100 आ गया, बाकी 4 अब फिर क्या है, इसको भी अब कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रखो, पहले नाम एक चल रहा है, कोई जिद करे तो वो कर ले रिफंड लायबिलिटी, चल जो रहा है एक नाम यार कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, फिर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, फिर तो नया नाम ना ही डालो बीच में, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में ही सारी आ जाती हैं,
कोई अकेला होता ना सवाल अगर मिसाल के तौर पे तो लिख भी देता मैं रिफंड लाइबिलिटी, ज़रा अच्छा लगता है वैसे, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी में ही रिफंड लाइबिलिटी भी आ रही है इसी में से, मतलब कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी एक ब्रॉड टर्म है स्टैंडर्ड की जिसके अंदर सारी लाइबिलिटीज़ आ रही हैं। वो आप रिफंड के लिए कर रहे हो, वो आप गुड्स डिलीवर करने की लाइबिलिटी है, जो भी है उसको आप कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी कह सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद जी ईयर एंड आया तो हमने कहा ओ नहीं आया मोहम्मद बख्शा, ओ नहीं आया मोहम्मद बख्शा, ठीक है। अब क्या करें, अब वैसे ना IFRS 9 की तरह से ना वैसे आप ये भी कर सकते हैं, आप ज़बानी भी नज़र आ जाता है पर्चे के अंदर, तो बस जैसे क्लिक कर जाए ज़बानी क्या करेंगे 150, ये 6 बच गया था, फिर इसमें 4 आ गया, ठीक है। तो ये बैलेंस रिमेनिंग कितना है, ये आप इस तरह से बैलेंस निकाल भी सकते थे। बैलेंस इन ऐसे जैसे IFRS 15 में करते थे, बैलेंस इन कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी में आप कहते जी ये बढ़ा था 150 से, फिर 144 से कम हुआ, फिर बढ़ा 4 से, तो इसमें बैलेंस कितना पड़ा है, हाँ क्रेडिट 10, ऐसे ही है ना, ये क्रेडिट होता है ना। अब ये बैलेंस आपने निकाल लिया 10, तो ये ही 10 31 दिसंबर पर अब कोई लाइबिलिटी नहीं है। लाइबिलिटी थी अगर वो आ जाता, हम डिस्काउंट देते, वो नहीं आया तो हमने कहा चलो अच्छा हो गया, बचत होगी, आता तो ऐसे डिस्काउंट देना पड़ना था, ठीक है। तो हमने कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी को डेबिट किया, लेकिन किससे, 10 से, ठीक है। और आज अब इसको रेवेन्यू में, इंतज़ार था आपको, नहीं आया तो रेवेन्यू बना लो। भाई ये इस तरह लिख लो ना, ये क्या है क्रेडिट, ये क्या हुआ डेबिट, ये फिर क्या हुआ क्रेडिट, इसलिए ये क्रेडिट आ रहा है, क्रेडिट ज़्यादा होगा। चल देखते हैं, इससे पिछला कर लेते हैं, हाँ सही है जी। लेट आने वाले भाई, अगर तो आपका मोबाइल इतना अच्छा है तो तस्वीर खींचनी है तो खींच लें, चलें कट्टी नहीं अलग अलग खींच लें। ठीक है 14 से आगे बढ़े। रोम्बस एक प्यारा सवाल, अच्छा सवाल था। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, चलो शुक्र है, लेकिन कहता है वही पुरानी आदत, नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड ऑन एंट्रीज विदाउट डेट। अच्छा जी, पहला तो है आपका होमवर्क हो जाएगा इंशाल्लाह। आप बस ये जहन में रखना है कि सिर्फ एक छोटी सी बात का जहन में रखना है, ₹10 मिलियन को आपने 50 लैपटॉप्स से डिवाइड करना है ताकि आपके पास पर लैपटॉप हाँ कंसिडरेशन का पता लग जाए, ठीक है। RL अनकंडीशनली एंटाइटल्ड टू रिसीव फुल पेमेंट, कॉन्ट्रैक्ट वाज कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन याद आया, ये रिवाइज कर लेना। कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन में इंशाल्लाह आप मार नहीं खाते हैं। हमने एक देखो ना, जैसे मैंने एक सिटिंग में आपको कॉन्सेप्ट कराया था सवेरे सवेरे, कल सवेरे सवेरे, तो सबसे ज़्यादा अच्छा वही आता है, आपको फ्रेश होता है ना माइंड सुबह सुबह। देखो कितनी देर में यही सवाल आधे घंटे की बजाय जो है वो हो सकता है पौने घंटे में जाके हुआ होता, तो अभी 14वां किया हमने, ठीक है ना। तो ऐसी मॉडिफिकेशन आपके जहन में है। गुड्स डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट की भी अब हमें समझ आ गई, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस आज और एंड पे कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ी एक एग्जांपल पढ़ा के फिर छुट्टी दे दूंगा। गुड्स सर्विसेज डिस्टिंक्ट हैं और स्टैंड ऑन प्राइस है मॉडिफिकेशन में, तो क्या करना है। स्टैंड ऑन प्राइस नहीं है तो क्या करना है, और अगर गुड्स ही डिस्टिंक्ट नहीं है तो क्या करना है। ये 3 केसेस है, चौथा तो वैसे स्पेसिफिक केस था, चौथा सिनेरियो 3 ही है, चौथा तो उन्हीं में से एक में फिट हो गया था, ठीक है ना। तो इसलिए 3 सिनेरियोज हैं, उनकी रिवीजन करके उसके बाद फिर आपने करना है, इंशाल्लाह ये हो जाएगा। ये 7 नंबर आप करके बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे। फ़ायदा नहीं है इसको करवाने का, आपका कॉन्फिडेंस का क्या होगा। तो ये होमवर्क है आपका, आप करेंगे 7 × 1.8 मार्क्स करके, आप फिर टाइम लगा के इसको करेंगे, इंशाल्लाह आपसे हो जाएगा। ये सवाल ज़रा डिफरेंट है, इसको कर लेते हैं। अब डिफरेंट में भी आप 9 में से कोई 4, 5, 6 नंबर तो ले ही जाएंगे, देख लेना, पढ़ते हैं अभी, ठीक है। चलें 1 मिनट आपको देता हूँ पढ़ने के लिए।
जी बच्चों, हो गया, मिनट नहीं हुआ अभी, चलो सॉरी, पढ़ो पढ़ो। जी दोस्तों, सिर्फ ये बताओ, पढ़ते हुए कुछ आइडिया हो रहा था कि बातें कुछ ऐसी हैं जो हमने कहीं ना कहीं पढ़ी हुई हैं, बस अप्लाई करना है, ये बड़ी बात होती है। शुरू करते हैं। ऑन यकम जनवरी 22, ईयर एंड है हमारा 31 अगस्त 22, ध्यान से देखो जरा। अच्छा जी, ऑन यकम जनवरी 22 RL entered into a contract with Crescent Limited for sale of 10 units of its state of the art 3D printer, बड़ी स्पेशल चीज़ है कोई। The cost and standalone prices of goods or services included in each unit of output of printer are as follows। बेसिकली ये इस तरह से गिवन था, अगर ध्यान देते तो समझ आ जाती। ऊपर वैसे लिखा भी हुआ है यूनिट कॉस्ट यूनिट प्राइस, तो कहानी ऊपर से चली आ रही थी, ठीक है ना। चलें, अच्छा जी, हार्डवेयर है, प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर अपग्रेड टू नेक्स्ट वर्जन है, और मेंटेनेंस सपोर्ट फॉर 1 ईयर है। ये यूँ समझ लें कि आईफोन है, उसके अंदर iOS है, फिर उसकी अपडेट है, और फिर मेंटेनेंस है। अब जो बात मैंने की है उससे फ़ौरन क्या पता लगा, अगली बातें ना पढ़ो, अगली छुपा के बातें, फ़ौरन क्या पता लगा, पहले दो अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है। वैसे तो सवाल ने बताना है, देखो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अलग अलग हो भी सकते हैं, लेकिन ये नेचर ऐसी है, वो आगे जाके बताएगा। लेकिन मैंने आपको मिसाल दे के वहाँ पहुँचा दी जहाँ पे हमने एग्जाम्पल में इस बात को सीखा था। गुड सर्विस डिस्टिंक्ट कब होती हैं, जब विद इन इट सेल्फ भी डिस्टिंक्ट हो और कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी डिस्टिंक्ट हो। उस वक्त मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी आईफोन और iOS की, तो मैंने कहा था कि ये दोनों एक ही चीज़ है, समझे, ये दोनों अलग अलग तो हैं ही नहीं, नॉर्मली अलग अलग नहीं बिकते, नॉर्मली अलग अलग फ़ायदा नहीं दे रहे, एक ही हैं, ठीक है। वो बात आपको सवाल में कैसे बताएगा आज देख लें। बहरहाल ये 4 चीज़ें हैं, और वो कहता है RL सेल्स 3D प्रिंटर हार्डवेयर अलॉन्ग विद द सॉफ्टवेयर एज हार्डवेयर कैन नॉट बी यूज विदाउट प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर। जाहिर है वो मशीन कहते हैं चलती तब है जब ये उसके अंदर वो मैन्युफैक्चरर अपना सॉफ्टवेयर डालता है, और नहीं चलेगी, इसके अलावा नहीं चलेगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 3D प्रिंटर रिमेन्स फंक्शनल विदाउट सॉफ्टवेयर अपग्रेड, कहता है लेकिन उसके अलावा अपग्रेड जो होती है ना, भाई देखो आईफोन है मेरे पास अगर, तो एक बार जब मैंने ख़रीदा तो उन्होंने iOS इंस्टॉल करके दिया हुआ है, अब उनकी अपग्रेड आती है, मैं नहीं करता, क्या चलना बंद हो जाएगा? चलता रहता है भाई, चलता ऑपरेटिव रहता है, ठीक है। उसके अलावा ये निशानियाँ हैं ना, ठीक है, कि फ़ोन तो चलो एक हो गया, लेकिन जो अपडेट है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके बगैर फ़ोन चल नहीं सकता, तो वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अलग हो जाती है। बातें करते हुए ज़रा सोचते चले जाए ना, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अलग हो जाती है, ठीक है ना। क्योंकि अपग्रेड जो है वो कहीं स्पेशल करवाने नहीं जाना पड़ रहा होता, ठीक है। और ठीक है, मैंने आईफोन की एग्जांपल दे दी, उसमें ऑटोमेटिकली आ जाती है। अपग्रेड तो ऐसी चीज़ होती है कि कहीं से भी करवा सकते हैं आप अपनी चीज़ को, ठीक है। एंड मेंटेनेंस सपोर्ट, ये भी क्या कह रहा है, 3D प्रिंटर मेंटेनेंस सपोर्ट के बगैर भी चलता रहता है, जाहिर सी बात है, अलग है, ठीक है। इसका मतलब चलो, हाउएवर RL डज नॉट प्रोवाइड मेंटेनेंस सपोर्ट बट वेंट अगेंस्ट इस पॉलिसी, ठीक है, अगर पॉलिसी के अगेंस्ट चले गए, कहता है जी हम नहीं करके देते कस्टमर को, लेकिन कर दिया तो भाईजान, अब कर दिया ना, अब तो लिख बैठे हैं, अब तो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसका मतलब कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है? 3, हार्डवेयर प्लस प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर 1, फिर सॉफ्टवेयर अपग्रेड 2, फिर मेंटेनेंस सर्विस 3। अच्छा, कोई बच्चा इस बात को भूल भी जाता ना, तो भला आई कैप ने क्या कर दिया था कि अगर वो एलोकेशन की तरफ जाता भी तो ये पढ़ा इकट्ठा था, तो यहाँ से ही बच्चे को क्लिक हो जाना था, ये उसने भला किया हुआ था। खैर, ईच यूनिट ऑफ प्रिंटर वॉज सोल्ड टू CL एट एन ओवरऑल डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ, बस 4 मिलियन ट्रांजेक्शन प्राइस है, क्योंकि उसके अलावा तो अपग्रेड, वो कहता है एज पर पेमेंट टर्म्स CL पेड 30% ऑन यकम जनवरी वाइल 50% वॉज पेड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑन यकम मार्च। और यानी कि जिस दिन आप बता रहा है भाई, क्या बेचारा और क्या करे, बता रहा है जिस दिन प्रिंटर गया उस दिन हार्डवेयर प्लस प्रिंटिंग, बेसिकली ये 2 चीज़ें इकट्ठी गई हैं, ठीक है ना। और रिमेनिंग 20 विल बी प्रोवाइडेड इन फरवरी 23, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात सुनो ज़रा, आगे ना देखो, इधर देखो,
इधर देखो, आगे ना देखो सवाल में। मुझे बताओ, आप कह रहे हो 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं, एक प्रिंटर देना, उसमें सॉफ्टवेयर भी है, दूसरा अपग्रेड, तीसरा मेंटेनेंस। अब मुझे बताओ प्रिंटर का रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड होगा? एट अ पॉइंट इन टाइम। तो कह सकते हैं किस दिन हुआ डिलीवरी ऑफ 1 मार्च, ठीक है, इसका रेवेन्यू 1 मार्च को हो गया। उसके बाद हैं 2 चीज़ें, एक है अपग्रेड और दूसरा है, इधर देखो मित्र, एक है अपग्रेड, दूसरा है मेंटेनेंस सर्विस। अपग्रेड का रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करोगे? जब अपग्रेड या अपडेट दोगे। अगर इस साल में दे दी रिकॉर्ड कर लोगे, ये भी पॉइंट इन टाइम ही होना है। अपग्रेड भी एकदम से बस आएगा, अपग्रेड कर देंगे या अपग्रेड भेज देंगे, वो एकदम से होती, ठीक है, तो वह जब करेंगे तब रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन मेंटेनेंस सर्विसेज ये ओवर टाइम है। देखो ना, इनको अलग करना कितना ज़रूरी है। पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक है लेकिन उसमें ऑब्लिगेशंस अलग अलग हैं। अब तीनों ऑब्लिगेशंस में पहली 2 नेचर डिफरेंट है इनकी, पहली 2 जो है वो इन टाइम वाली हैं और तीसरी है ओवर टाइम, ठीक है। अब आपका लेवल बन गया अब इस स्टैंडर्ड के अंदर। आप सवाल पढ़ते हैं और आप चीज़ों को, और ये खैर अभी तो प्रैक्टिस चल रही है, आपने भी तो 2 रिवीजन, तो मॉक से पहले, मॉक से बाद और फिर पर्चे से पहले एक रिवीजन करनी, तो फिर आपका लेवल इंशाल्लाह कहाँ पे होगा खुद सोचे। तो आपको आता है सब कुछ, बस यही अर्ज़ किया था, ये 1 महीना जो है इसके अंदर मेहनत कर लेना, वरना बड़े बड़े हीरो ज़ीरो हो जाते हैं। अच्छा, एट द ईयर एंड 80% वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड ऑन न्यू वर्जन ऑफ प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर। न्यू वर्जन का मतलब ये अपग्रेड, नेक्स्ट वर्जन, अपग्रेड टू नेक्स्ट वर्जन लिखा हुआ था ना, ठीक है। तो न्यू वर्जन पर 80% काम हो गया और वो एक्सपेक्टेड है टू बी रिलीज्ड इन अक्टूबर। ओ भाई, हमारे साल में बेहतरीन हो गया, इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करना, ठीक है। अच्छा, अब मेरे प्यारे प्यारे, मेरे राज दुलारे, मेरी आंखों के तारे जो बच्चे हैं, वो मुझे ये बताएं कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस कितनी हैं? नंबर 1 प्रिंटर, हाँ चलो प्लस सॉफ्टवेयर कर दो। दूसरा अपग्रेड, तीसरा मेंटेनेंस सर्विसेज। अच्छा, स्टैंड अलोन प्राइस होती है और फिर होती है ट्रांजैक्शन प्राइस, ऐसा ही है। अच्छा जी, अब किधर गया ये? अच्छा जी, ये each unit of printer was sold to CL at an overall discounted price of 4 million। कहीं पे लिखा हुआ है अलग से कितने का बेचते हैं? 36,000 नीचे कहाँ लिखा हुआ है? टेबल के ऊपर लिखा नहीं, स्टैंड अलोन प्राइस। ओ शुक्र है आपने बता दिया, मैं ढूंढ रहा था स्टैंड अलोन प्राइसेस, आई वाज ढूंढिंग। जब कॉस्ट, जब प्राइस एक तो कॉस्ट भी एक, वैसे डिब्बा बना दिया, ठीक है ना, ये इकट्ठे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? यूनिट प्राइस, स्टैंड अलोन प्राइस कितनी जी? 3600। मतलब सब्र करो, मतलब है तो मसला है, ढूंढना पड़ेगा। बहरहाल प्रिंटर की स्टैंड अलोन प्राइस क्या है जी? 3600। और ओवरऑल हमने ये सारा इनको किस में दे दिया है? 4000 में, ठीक हो गया। अब भाईजान जाग के ज़रा, मेरे दोस्त मेहरबान, अपग्रेड की क्या मार्केट प्राइस क्या है जी? 500। अच्छा जी, अब ये नहीं पता, अब ज़रा प्लीज़ तवज्जो कीजिएगा, ये नहीं पता तो हमने 3 मेथड्स देखे थे। नंबर 1 कॉस्ट प्लस मार्कअप अप्रोच हो, ठहर जाओ ना, क्या ट्रांजैक्शन प्राइस? 1 मिनट, मैं ज़रा तीनों रिवाइज तो करवा लूँ, सुनो ना, फ़ौरन जहन में क्या आएगा? ट्रांजैक्शन प्राइस, ये स्टैंडर्ड प्राइस मिसिंग है, तो वो मेथड्स थे, क्योंकि इसकी एलोकेशन तो इन्हीं की बेस पे होनी है ना, और ये निकलेगा तो एलोकेट होगा। तो हमने कहा था भाई मेरी तरफ देखो ना, फिर बाद में तो देखो, मेरी तरफ देखो ना, मैं जो बोल रहा हूँ। मेथड कितने थे जिससे ये निकल सकती थी? एक था मार्कअप मार्जिन वाला, दूसरा था मार्केट असेसमेंट, और तीसरा था रेजिडुअल अप्रोच, ठीक है। सवाल पूरा पढ़ा है, कहीं पे मार्कअप मार्जिन गिवन है, कहीं पे मार्केट असेसमेंट गिवन है, तो फिर बच जाता है रेजिडुअल, है ना।
क्या -100 है कि नहीं? यहाँ लिखो 4000। मजबूरी लाऊं इधर, तो ये कितना है 4100, बैलेंसिंग नेगेटिव। वाह, हमने मेंटेनेंस सर्विस -1000 में दी है भाईजान, ये भी फेल होगी। ऐसे नहीं, कुछ ना कुछ कॉस्ट ही ले लें। कॉस्ट कैसे ले लें? कॉस्ट इज नॉट स्टैंड अलोन प्राइस। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये किसी को क्लिक हो जानी थी, ये बात किसी को नहीं होनी थी। देखो, उसने आपको यूनिट प्राइस भी दी है और कॉस्ट भी दी है। ऐसे ही ट्राई करने के लिए प्रॉफिट निकाल तो सकते थे, और हो सकता है बाकी सब पे, एक पे भी दो पे भी वही होता तो हमें समझ लग जाती कि यही इसका मार्कअप मार्जिन है। बहरहाल माना कि ये किसी को क्लिक होनी थी, किसी को नहीं। लेट्स ट्राई इट आउट ऑफ सिलेबस चीज़ हद हो गई यार। आउट ऑफ सिलेबस किसने कहा है? ये आप आप, हाँ ट्रिक है, कभी कभी यार हो जाता है ना। अब देखो, ये ट्रिक जिसको दिमाग में आ गई होगी, अच्छी तैयारी वाले को, वो मेरिट की तरफ चला गया होगा। जिसके दिमाग में नहीं आई होगी, पास तो वो भी हो गया होगा, पास तो वो भी हो जाता था। कोई नहीं, एक आधा नंबर इसमें निकल जाएगा, वो उसने कुछ ना कुछ तो कर ही दिया होना है। जैसे आप, ये असल चीज़ पता है क्या है जो महमूद ने की पर्चा पास करने के लिए? क्या बोला? नहीं, क्या बोला सर? कॉस्ट ही ले लें। सर क्या करें? कॉस्ट ही ले लें। कितनी कॉस्ट थी? 210। बस गल खत्म। अब उससे क्या होना था? ये एक नंबर कट जाना था, मतलब जहां इसने एक दफ़ा इस्तेमाल होना था, लेकिन बाकी सारी एंट्रीज के आगे नंबर मिलने थे। तो ये अप्रोच पर्चा पास करने की है। इसके लिए थोड़ी दिलेरी चाहिए। टेस्ट के अंदर ये करते रहे होंगे ना अगर, तो फिर पर्चे में भी करेंगे। कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ यार ये करते थे और नंबर आते थे। ठीक है, रुकना नहीं है। देखो अब ये है ये कैच था। अब ये किसी के जहन में आ गया रोज़ी, जिसके जहन में नहीं आया वो भी रोज़ा ना रखे। अच्छा रखे सही, अफ्तार ज़रूर कर ले, कुछ भी समझ लो यार। अच्छा कॉस्ट भी नहीं गिवन, वैसे ही यार कोई XYZ का यार डिस्काउंट ज़रा आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये 4100 बना हुआ है, 100 लिख दो, 4200 हो जाएगा। चलो यार कुछ तो शुरू करें। कोई XYZ फिगर अज्यूम करके चल पड़ना था, लेकिन खैर कुछ लोगों को तो समझ आ भी जानी थी। अब जी बुफलो का बच्चा था। अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन मैंने आपको बताया, बल्कि आपके दोस्त ने आपको हल बताया इस मसले का। ठीक है, हाँ बिल्कुल। मार्जिन नहीं, मार्कअप कर लो, ज़रा आसानी रहेगी कॉस्ट से फिर करना। वैसे मार्जिन भी ठीक है, मार्कअप कर लेते हैं। ठीक है, प्रॉफिट कितना आ रहा है जी सॉफ्टवेयर अपग्रेड पे? 150। अच्छा इस प्रॉफिट को याद है कंसोलिडेशन? इस प्रॉफिट को हम डिवाइड करते थे, अगर कॉस्ट से तो मार्कअप आता था और सेल से करते थे तो मार्जिन। मेरे दोस्त याद आई है ये बात? शुक्र है। डिवाइड बाय, सर याद तो आ जाती, पर्चे में भी क्या कहें, पर्चे में कैसे होगा भाई? पर्चों के अंदर जो है ना, हम लोगों के साथ भी ऐसे ही हुआ करता था, पर्चा तो फिर भी पास हो जाता। ठीक है जी, कितना? 0.8 नहीं, 2 डेसिमल तक, 2 डेसिमल तक चल लिया करो। अच्छा ट्राई करते हैं ये बात इधर भी ट्राई कर लेते हैं। प्रिंटर कॉस्ट टोटल कर लो ना, क्योंकि स्टैंड अलोन प्राइस भी टोटल है। कॉस्ट टोटल कितनी बनती है? 2520। 2520 और 3600 का डिफरेंस प्रॉफिट है। 1000 तुसी डिवाइडेड बाय, चलो तो ये किसी ने ऐसे ही सॉरी जी मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड बाय 1080 क्यों? हाँ तो सही तो किया था मैंने, मैं भी कहूँ मैंने क्या लिखा है ये। अच्छा 1080 डिवाइड बाय 36, अच्छा मार्कअप निकाल रहे हैं 2520 जी। मार्जिन भी निकल सकता है वो 30% होगा, लेकिन हमने प्रूफ किया था एक बार, फ़र्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला जो बदल जाता है। मतलब अगर मैंने इससे निकालना होगा प्राइस को, सेल को, तो मैं कहूँगा ये 100 है और मल्टीप्लाई करो 142.86। और अगर मैंने मार्जिन निकाला हुआ है तो मैं कहूँगा ये कॉस्ट है और ये भाई कह रहे 30% है, तो मैं कहूँगा ये 70 है, डिवाइड बाई 70 इंटू 100। आंसर 100% सेम होगा, जो मर्जी कर लो, आंसर 100 पता ही है ना, और होता है ना। तो मैंने क्या निकाल लिया? मार्कअप। ठीक है जी, तो अगर ये दो चीज़ों के ऊपर मार्कअप इतना आया है तो फिर इस पर भी यही होना है। तो कॉस्ट
हमें गिवन है क्या चीज़ है, ये मेंटेनेंस सपोर्ट की कॉस्ट गिवन है 210। ये क्या है, अब मार्कअप है ना ज़रा इजी हो गया, ये 100 है, ये मैंने इसलिए सिर्फ कहा था वरना मार्जिन भी होता है, और हमने इसको 142.86 यानी सेल पे लेकर जाना है जी। सुभान अल्लाह, कैसी राउंड फिगर आई है। आप मार्कअप से भी घर पे ट्राई करके देख लेना, यानी यहाँ पे अगर आप मार्कअप निकालते, सॉरी मार्जिन निकालते, तब भी आंसर यही आना था। ठीक है, लो भाई। अच्छा, अब एग्जामिनर को ना थोड़ा सा ये शो करना है आपने कि आपने क्या किया है। आपने 210 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 142 पॉइंट जो भी है ज़रा बता दो 86 ऐसे किया आपने। ठीक है, और 142.86 कैसे निकला है वो आप एक और वर्किंग डाल के छोटा सा नीचे या स्टार डाल के कॉस्ट को डिवाइड, प्रॉफिट को डिवाइड करके कॉस्ट इधर ही मल्टीप्लाई कर दें, बस शो कर दें इस तरह। ठीक है ना, कि आप भाई कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे वही करना है जो वहाँ पे किया हुआ। अच्छा ठीक है, स्टार लगा के काम हो सकता है, छोटा स्टार लगाए नीचे लिख दें, कोई मसला नहीं, हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब ये क्या आ गया 300 टोटल, जल्दी से बताओ। या अल्लाह, केड़े पासे टुर पे ने बच्चे, ये सादा सा काम नहीं हो रहा आपसे। महमूद ये कैलकुलेशन मुश्किल लग रही है। चलो ना, ये 4000 वो लिखा हुआ है उन्होंने के 4 मिलियन में, हमने प्रिंटर उनको दिया था एट एन ओवरऑल डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ, ये ईच यूनिट ऑफ प्रिंटर वॉज सोल्ड। अच्छा ये ना मैं एक प्रिंटर का निकाल रहा हूँ, बाद में फिर 10 कर लेंगे उसको, ठीक है ना। ईच यूनिट ऑफ प्रिंटर वॉज सोल्ड टू CL, ये ट्रांजेक्शन प्राइस है। ठीक है, एट एन ओवरऑल डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 4। डिस्काउंटेड का मतलब क्या है भाईजान, 4 मिलियन के अंदर आपने प्रिंटर दे दिया है, हालांकि 3600 का इसमें सिर्फ प्रिंटर ही है, 500 तो इससे ऊपर ही चला गया 4 मिलियन से, फिर इसकी भी कोई प्राइस, तो मतलब डिस्काउंट तो आ गया ना, वो यूं कह रहा था। तो सेल कितने में हमने किया है, ये एट एन ओवरऑल डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ, तो 4 मिलियन वहाँ से ट्रांजेक्शन प्राइस, 4 मिलियन को अंडरलाइन करके लिखो। आपको ये नहीं लग रहा था, बताओ जी। 3273454273 बराबर हो जाए तो अच्छा ही होता है, ना भी हो तो कोई नहीं खैर। चलिए जी, अब एंट्रीज करते जाते हैं जी 1 बाय 1, लेकिन एंट्रीज करते थोड़ा सा मेरे बच्चों ध्यान कर लेना। ये मैंने निकाला है यूनिट कॉस्ट, यहाँ पे क्या गिवन है, यूनिट कॉस्ट, यूनिट प्राइस, और यहाँ पर हमने 10 यूनिट ऊपर है, इससे भी ऊपर है, सॉरी, ऑन 22 जनवरी सेल ऑफ 10 यूनिट्स। तो मैंने वहाँ पे 10 यूनिट्स पढ़ लिया था, लेकिन सारी कैलकुलेशन हमने इस तरह से, वो हमने मोबाइल फ़ोन्स वाले सवाल में भी किया था, याद है। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले जी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किस दिन, उस दिन कुछ हुआ है, कैश यकम जनवरी को ही आ गया, यकम जनवरी पे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पेमेंट प्लान लिखा हुआ है, क्या जी, ये ईच यूनिट वॉज सोल्ड एट डिस्काउंट एज पर पेमेंट टर्म CL 30% यकम जनवरी 22 को देगा, 50% एट टाइम ऑफ डिलीवरी पे देगा जो यकम मार्च है, और रिमेनिंग जो है वो इस साल में पे होना ही नहीं। ठीक है, अब यकम जनवरी 2022 कैश। अच्छा अब ये देखना ज़रा प्लीज़, 4000 तो एक है, एक, इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 का आएगा, इसको 30% से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पैसे वो लेके आएगा जी, 12,000 रुपीज़ इन 1000 में चल रहा है। अच्छा ठीक है, उसके बाद ऊपर लिख लेना ना, इस दिन कुछ भी नहीं किया आपने, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। नेक्स्ट जी, उसके बाद यकम जनवरी के बाद यकम मार्च पे उसको हमने कहा आके अपने प्रिंटर उठा लें, और वो यकम मार्च को आया, यकम मार्च को कैश भी साथ लाएगा। अब वही 4000 इंटू 10
इंटू 50% जी 20,000। अच्छा, अब वो जो मैंने आपको अजीब सी एग्जांपल करवाई थी, वो 6 जिसमें वो कॉन्ट्रैक्ट एसिड निकला था, याद है कल? और जिसका भी 3 पार्ट आते साथ ही किया खुद से बना के एक, उसमें जो किया था ना, बस वही तरतीब याद रखा करो, ठीक है? आपने कैश आया है तो ठीक है, बुक कर लिया है, ठीक है ना, लेकिन ज़हन में रखा करो ये कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी आपने रिवर्स करनी होती है, ठीक है ना? ओके, अब मसला क्या है, इस दिन प्रिंटर डिलीवर हो गए, ठीक है? मैं तो कहता हूँ कैश लिखा ही बाद में करो, सबसे पहले जैसे ही नज़र आया आपको ये कंट्रोल ट्रांसफ़र हो गया, ये इन टाइम वाली है, तो पहले लिखा ही क्रेडिट रेवेन्यू करो, ऊपर 2-3 लाइनें छोड़ के, ये नंबर तो मिले, बाकी कुछ समझ आए ना है, ठीक है? अब रेवेन्यू ये 3273, लेकिन सबका जी मैं इसको तो लिख लूँ, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी हो गया बैलेंस। ओ नो, किस तरफ आ रहा है बैलेंस? 32,730। अब बैलेंसिंग फिगर इधर आ रही है, कितनी? अब सवाल में कोई लिखा हुआ है कि कस्टमर पे करेगा जैसे जैसे तुम प्रोग्रेस करोगे? कोई शर्त नहीं लगी हुई, कोई कंडीशन नहीं जी, जब तक आप अपग्रेड नहीं करेंगे मैं ये पैसे नहीं दूंगा, ऐसा भी तो हो सकता था, ठीक है? कोई कंडीशन नहीं लगी, सिर्फ वक्त का इंतज़ार है, जनवरी आए सही, ठीक है? तो फिर ये अनकंडीशनल राइट टू रिसीव मनी है, इसको क्या कर दो जी, रिसीव। वो जो आखिरी क्लास हमारी होनी है ना इंशाल्लाह, मतलब आखिरी अभी होनी है सर, वही जिसके अंदर मैंने कहा है कि छोटी छोटी चीज़ें, उसके अंदर ना इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा छोटी छोटी एग्जांपल्स बना के कोशिश करेंगे समझाने की आपको। ये जो बात आती है कि वैसे तो रिसीवेबल ही आता है, लेकिन वो एक केस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट एसेट आ नहीं गया था वो एग्जाम्पल 6 में, वो बात फिर उसमें करके देख लेंगे, एक्स्ट्रा बात है, इसलिए एक्स्ट्रा क्लास में ही हो तो बेहतर है, जो हो जाए तो ठीक है, ना हो तब भी ठीक है, काम तो चल ही रहा है, ठीक है? क्योंकि यही होता है सवाल में मैक्सिमम। अच्छा, उसके बाद एक मिनट देन जी, अपग्रेड के बारे में क्या पढ़ा था हमने कि जी अपग्रेड 80% कंप्लीट हो गया, भाई कोई नहीं, रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं हो सकता। हाँ, मेंटेनेंस सर्विसेज के बारे में खामोश है, 1 ईयर है, तो जब 1 ईयर मेंटेनेंस सपोर्ट देनी है और कॉन्ट्रैक्ट हो गया है यकम नहीं, यकम जनवरी को क्या सर्विस देना शुरू कर दोगे? बोलो खुदा का खौफ करो, यकम मार्च को तुम जो है वो प्रिंटर दे रहे हो, मेंटेनेंस यकम जनवरी से देना, पहले से मेंटेनेंस इकट्ठी करके रखें जी, फिर हम प्रिंटर आ रहा है शॉपर में डाल के रख लें, वो सर्विस है भाई, पहले गुड्स डिलीवर करोगे तो जैसे ही गाड़ी जाती थी मेंटेनेंस सर्विस उस वक्त शुरू होती थी, ठीक है ना? तो किस दिन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होती प्रिंटर भेजने वाली? यकम मार्च को। इस दिन से ऑनवर्ड्स अब हम दे रहे हैं सर्विसेज, और 31 अगस्त भी ध्यान में रखो, ईयर अजीब सा है, ठीक है? तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, कितने मंथ्स? 6 मंथ्स। 31 अगस्त पे खड़े होकर, अब डेट के बगैर नंबर नहीं देने उसने, ठहर जाओ यार, क्या चीज़ है? मेंटेनेंस सर्विसेज, तो पहले मैं वो मुफ्त के नंबर तो लूँ, रिसीव, तुमने रिसीवर लिखा है, रेवेन्यू मुफ्त के नंबर नहीं लेने मुझे इसने, रेवेन्यू किसका जी? ये प्रिंटर्स का था, ये रेवेन्यू प्रिंटर्स का था, ठीक है, प्रिंटर्स, और ये रेवेन्यू मेंटेनेंस सर्विसेज का है, ठीक है जी? ये 273, लेकिन ये 273 पूरे साल का है, इसको आधा करो, हाँ सॉरी, ये एक का था, आई एम रियली वेरी सॉरी, इंटू 10, ये आ गया जी, और 6/12 जी, और कैश कुछ तो आया कोई नहीं है, तो बस रिसीवेबल इंशाल्लाह वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बना हुआ है, हो जाएगा ये भी रिसीव, 1300। बस जी, एंट्रीज आई कैप ने सिर्फ इतनी की हुई है, लास्ट वन कहते हो तो फिर मैं कहूँगा सारी कॉस्ट की एंट्रीज होनी चाहिए। आई कैप ने शायद सोचा भी इस तरह के मसले मसाइल पहले सवाल में काफ़ी हैं, जैसे ये 300 आपने कैसे निकाला, तो शायद उसने माफ़ी दे दी हो, वैसे उसूली तौर पे करनी चाहिए थी, ठीक है?
क्या एंट्री होनी चाहिए थी? इन्वेंटरी डेबिट को कैश की तरफ। वन बाय वन देख लेते हैं जी इनको। मैं कहता हूँ जी सबसे पहले तो आपको ये पसंद आ रही है ना, किधर गया ये, 80% वर्क हैज़ बीन completed ऑन द न्यू वर्जन ऑफ प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर। अब आपने कहा जी कॉस्ट कितनी है इसकी? 350, ठीक है। तो 350 का 80% 80% इंटू 10 कितना जी? 2800। तो इसकी एंट्री होनी चाहिए थी इन्वेंट्री डेबिट, लेकिन इन्वेंट्री कौन सी है ये वाली अभी? वर्क इन प्रोसेस, ठीक है। और कैश या पेएबल क्रेडिट। आई कैप ने नहीं की बस, लेकिन हम करके देख तो लें, कंजूसी कर ली थोड़ी सी उसने यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अगर ये इन प्रोसेस वाली है तो फिर ये भी तो इन्वेंट्री ही है सारी, बोलो। ये इन्वेंट्री नहीं है, ये 2520 कॉस्ट नहीं है भाई, वही वाली बात। रेवेन्यू 10 रुपये, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, वो जो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकाल के हम करते थे, ज़रा याद करें ना वो फॉर्म, ठीक है। लेट से 6, और मैं कह रहा हूँ कोई परसेंटेज नहीं दी हुई है जी, 4 आ गया। मैंने यूँ कहा था आपको, इसकी एंट्री करते होते हम लेट से पैसे आ गए, कैश डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट, और दूसरी एंट्री कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। लेकिन हम कहते थे यार ये जो आप कर रहे हो इसकी एंट्री करो ना ऊपर भाई, इनकी परसेंटेज नहीं दी हुई। हमने कहा था जब रेवेन्यू रिकॉर्ड करना तो फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू भी रिकॉर्ड करना। तो रेवेन्यू तो रिकॉर्ड हुआ है, प्रिंटर का रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं हो गया? हो गया है, तो सारा ही रिकॉर्ड हो गया है, तो सारी कॉस्ट भी रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, और उसके ऊपर वाली एंट्री भी फिर बनती है। और वो एंट्री क्या होती थी? फिर अगर बात करनी है तो फिर फैलानी है तो फिर पूरी फैलाओ, कॉस्ट ना छेड़ते, चुप करके काम चला लेते हो। इन्वेंट्री डेबिट कैश, ये क्या है? ये जी हमने ख़रीदा, इनको हमने भी ख़रीदा ना, ठीक है। चलो यहीं पे कर लेते हैं, कितने में ख़रीदा हमने? 2520 ईच, तो 2520 ठीक हो गया। और फिर इसका रेवेन्यू वगैरह वो तो आगे हमने उधर रिकॉर्ड किया हुआ है, ठीक है। और अगली एंट्री ये वो आप कर लेना, फिर बात समझ आ गई ना? मैं एक की कर रहा हूँ एंट्री, ओके डन, एक एक की कर रहा हूँ। तो इसका मतलब अगर कॉस्ट की एंट्री जब चलते हो तो फिर प्रिंटर की भी करो, लेकिन फिर 2 करो। ये आया और ये फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू भी बना, क्योंकि ये उसूल है, रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया है तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू भी रिकॉर्ड करो। इसका मतलब फिर फरमाइशी प्रोग्राम वालों की एक एंट्री ये बढ़ी, 2 ये बढ़ी, लेकिन इंटू 10 कर लेना, ठीक है। इसी तरह से इस 350 के लिए आ गए हम, ये 350 की भी 2 एंट्रीज बनेंगी। फिर पहली एंट्री इन्वेंट्री कहीं से यार, इन्वेंट्री सॉरी ये तो नीचे आ गया, ये तो नीचे आ चुका हुआ है, ठीक है। इसको ज़रा मैं 350 इंटू 80%, सिर्फ अकेले अकेले की सारों की कर रहा हूँ ना, इसको भी अकेला करें ज़रा, फिर इंटू 10 कर लेना। मैंने कहा एक जैसा हो जाए ज़रा जी, बोलो कितना कितना है? 200, तो 280 की एंट्री कर दो, ठीक है। इसकी एक ही होनी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, सॉरी मैं समझा शायद वो मेंटेनेंस स्पोर्ट है। हाँ भाई माफ़ी दे दो जी, सही हो गया। अच्छा ये हो गई जनाब नंबर 3 एंट्री, जो कॉस्ट के शौकीन लोग हैं कि कॉस्ट, अच्छा मैं कॉस्ट का नाम लेता हूँ, आजकल हंसते हैं बच्चे। भाईजन ऐसे ना करें, इस 210 की भी एंट्री तो होगी, हुई है ना, फिर भी कंज्यूम, कितनी कंज्यूम हो गई है ना? आधी कंज्यूम हो गई है। तो ये सर्विस दी है मेंटेनेंस की, ये किसी न किसी रिसोर्स को यूज़ करके दी नहीं होगी। आपने बंदे को ठीक करने भेजा होगा, उस बंदे को तनख्वाह पे नहीं रखा हुआ आपने। मेंटेनेंस सर्विस अगर एक ऑब्लिगेशन है तो उसको पूरा करने के लिए कुछ काम करने पड़ते हैं भाई सेलर को। उसने अपना सपोर्ट स्टाफ रखा हुआ है, मेंटेनेंस स्टाफ रखा हुआ है, उनको तनख्वाहें देता है, चीज़ें रखी हुई हैं, एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस भी होता है। सर्विसेज के अगेंस्ट अगर इनकम आ रही है, इन एक्सपेंस भी होता है, ऐसे नहीं होता या वो खाम में वो मुफ्त में लोग वहाँ पे रह के तो लोगों को सर्विस देते रहते हैं। तो ये कैसे कह लिया आपने?
भाई इन्वेंट्री नहीं बनती है अगर एडवांस में, सुनो सुनो, अगर एडवांस में उनको आपने तनख्वाह दी हुई है तो वो एडवांस सैलरी भी एक तरह की इन्वेंट्री होगी, लेकिन रहने दो, ठीक है जैसे आप कह रहे हो। हाँ जी, कितना आया जी? 210। इसका हाफ करो, करो 105। एंट्री बनी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, जिसको कहते थे रेवेन्यू ही है ना, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डेबिट और इन्वेंट्री डेबिट कर दो, कोई मसला नहीं। कैश भी क्रेडिट कर सकते हो, मैं तो ये कह रहा हूँ एडवांस भी तो हो सकता है ना, एक जैसी एंट्रीज कर दूँ मैं तो सिर्फ। अच्छा यार ठीक है, फिर कभी बन जाए तो फिर मुझे कुछ ना कहना यार। सर्विसेज में बहुत सारी चीज़ें हैं, आपने कॉस्ट पढ़ी हुई है। मुझे आप, मैं सिर्फ कॉस्ट की एग्जांपल देता हूँ ना तो आप मुझसे अब हंसते हैं, पहले मैं दे लेता होता था। वो बच्चे कहते हैं अच्छा लगता है आजकल पढ़ रहे हैं ना ताही हज एग्जाम, इसलिए मैं नहीं दे रहा आजकल एग्जाम्पल्स। भाई बड़ी सादा सी बात है, आपने ये सर्विसेज दी हैं, ठीक है। सर्विसेज में सिर्फ वो बंदे की तनख्वाह नहीं है भाईजान, पूरा एक डिपार्टमेंट होता है। आपने वहाँ को मटीरियल रखा होगा, कोई लेबर रखी हुई है, ओवरहेड्स लग रहे हैं, ये सारा कुछ जो इस महीने के अंदर इनकर हुआ होगा उसमें से शायद यूज़ थोड़ा सा हुआ हो, मटीरियल आपने मंगवा के रखा हुआ हो, लेबर को एडवांस सैलरीज दी हुई हैं, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, अब वो सारा कुछ आपके पास वो पेरोल के अकाउंट के अंदर पड़ा है, वो इन्वेंट्री मटीरियल की पड़ी है, ठीक है। तो इन्वेंट्री हो तो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है? कैश लिखना तो लिख लो, लेकिन मैं कह रहा हूँ इन्वेंट्री हो तो सकती है, ठीक है। आपका ये क्या है? मेंटेनेंस सर्विस है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होगा, उसके अंदर कुछ नहीं पड़ा होगा, स्टॉक के अंदर चीज़ें खरीद के रखी हैं, तो वो क्या है? इन्वेंट्री ही है ना, ठीक है। उसमें से जो कंज्यूम होती जाएगी उसकी एंट्री करते जा रहे हैं, इन्वेंट्री क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, सही है ना। ऐसे ही आपने एडवांस सैलरी दी हुई, आप इसी में डाल के रख लो मिसाल के तौर पर कि जी पहले ही 6 महीने के पैसे दे दिए, जैसे जैसे अब 6 महीने के ना पैसे हों, आपने उनको मिसाल के तौर पे ऑर्डरली वेज पे रखा होता है, या मिसाल के तौर पे ऑर्डर बेस पे रखा हुआ है। हाँ भाई, एक प्रिंटर सही करके आओगे तो तुम्हें ये पकड़ो 50,000 रुपये, हर प्रिंटर के ऊपर तुम्हें जो है वो 10,000 रुपये देंगे रिपेयर पे, मिसाल दे रहा हूँ। तो अब वो 2 प्रिंटर सही करके आया है तो 20,000 कहाँ पे पड़ा हुआ है? कैश से निकालेंगे, इन्वेंट्री है। इस तरह से हो तो सकता है, ठीक है, डिपार्टमेंट है हमारा, तो इसलिए मुझे लिख लेने दो, वरना ऐसी बात बच जानी है फिर। जी कितना निकाला था अभी आपने? 105। अच्छा मैंने कहा 10 या 5। अच्छा बच्चों इधर देखो, ये मैंने सारी एंट्रीज की हैं पर पर पर, ठीक है। ये 2 हुई, ठीक है जी, ये तीसरी और ये चौथी, ठीक है जी। तो आप कहोगे इन्वेंट्री डेबिट भी करें, वो डाटा नहीं है इसलिए मैं डेबिट नहीं कर सका, लेकिन क्रेडिट ज़रूर कर दिया मैंने, ठीक है जी। यार ये ऐसे ही आप लोगों ने टाइम ज़ाया कराया। चलो ठीक है, 12वें पे आ जाएं अब, इसके बाद एक्साइटमेंट लिमिटेड पार्ट 2 शुरू कर दें आप।